हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमसीआई। तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास पे हम लोगों ने काफ़ी सारे चीज़ें, छोटे मोटे कंसेप्ट, उस पर प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेंटर ऑफ मास की मोशन के बारे में, या कोई जो जब बॉडी मूव करे उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास के बारे में। अभी तक का जो कंसेप्ट था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि एक बॉडी है या उस एक सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल पार्टिकल्स है, लेकिन वो कैसे हैं, रेस्ट पे हैं। सब लोग, एक पार्टिकल इधर रखा हुआ था, एक इधर रखा हुआ था, एक कौन रखा हुआ था, एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ था, या ऐसे जो भी पार्टिकल्स लिए अभी तक कैसे थे, सब कुछ रेस्ट पे था। अब हम बात करेंगे क्या कि अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जैसे एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, वो मूव कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस टाइप के कंसेप्ट, मतलब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज, टॉपिक क्या है अपना, टॉपिक है मोशन ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास का मोशन के ऊपर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो अपना क्या है, कंसेप्ट ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन का कंसेप्ट क्या है। मान लो कि आपके पास में एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स पॉसिबल है आपके पास में। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, दूसरा पार्टिकल है उसका मास है m2, एक पार्टिकल है जिसका मास है m3, ऐसे और भी पार्टिकल्स आपके पास में। मान लो पहला पार्टिकल जो है उसका पोजीशन, अभी तक बात कर रहे थे तो वो पोजीशन था मान लो r1 वेक्टर। दूसरा पार्टिकल है उसका पोजीशन मान लो अभी तक जो था उस पर्टिकुलर टाइम पे वो r2 था, इसका पोजीशन वेक्टर r3 था एक पर्टिकुलर टाइम पे। ऐसे ही n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, करेक्ट। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ऐसे मान लो इसका वेलोसिटी भी हो सकता है कुछ ना कुछ। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका वेलोसिटी है v1, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना है v1, इसका वेलोसिटी कितना है v2, इसका वेलोसिटी कितना है v3। ऐसे ही और पार्टिकल्स के बारे में भी बात की जा सकती है। सिमिलरली हो सकता है कि इस पार्टिकल का कुछ एक्सेलरेशन हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो a1 है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a2, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a3। ऐसे और भी पार्टिकल्स का क्या हो सकता है अपने पास में, एक्सेलरेशन पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमारे पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उनके करेस्पॉन्डिंगली मास है m1 m2 m3 अप टू mn, उनके पोजीशन वेक्टर से r1 r2 r3 अप टू rn, वेलोसिटीज है ये और एक्सेलरेशन है ये, इस तरीके से। तो हम लोगों ने पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कैलकुलेट किया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी कैलकुलेट करूँ और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करूँ। तो कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से। अगर मैं पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करूं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो हमने ऐसे कैलकुलेट किया था कि RCOM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट वाज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अप टू mn rn। ये हो जाएगा m1 m2, ऐसे चलता जाता n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। अब देखो, मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। तो पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए। पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो क्या मैं डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी पता कर सकता हूँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। देखो, डिफरेंशिएशन करें तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ दोनों तरफ। तो इधर डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा, DRCOM अपॉन DT। इधर डिफरेंशिएशन करूँ तो देखो, जो कांस्टेंट है उनको तो वैसे रहने दो। जैसे इस तरफ ये नीचे वाला पूरा पोर्शन है वो तो कांस्टेंट है क्योंकि मासेस है, मास तो कांस्टेंट है। तो नीचे वाला जो पूरा पोर्शन है दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मास है, मास तो जो भी पार्टिकल का है वो फिक्स है। इस ऊपर वाले में अगर डिफरेंशिएशन करूँ तो m1 तो कांस्टेंट आ गया, r1 का डिफरेंशिएशन होगा। m1 तो है कांस्टेंट, r1 का डिफरेंशिएशन होगा।
तो ये हो जाएगा dr1 वेक्टर अपॉन dt प्लस m2 आ जाएगा ऐसे कैसे, r2 का डिफरेंशिएशन आएगा तो dr2 अपॉन dt प्लस ऐसे चलता जाएगा, करेक्ट। देखो ये क्या चीज़ है, dr अपॉन dt होता है क्या, वेलोसिटी, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का है तो वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास का आएगा। तो ये क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इधर क्या आया, m1 dr1 अपॉन dt। देखो dr बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। ये पोजीशन वेक्टर r1 का है, वन फर्स्ट पार्टिकल का, तो वेलोसिटी भी किसका आएगा, फर्स्ट पार्टिकल का। तो ये क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस ये क्या हो जाएगा m2 v2 प्लस m3 v3, ऐसे चलता जाएगा क्या, ऐसे सारे पार्टिकल्स के लिए चलता जाएगा। नीचे क्या है, नीचे तो वही मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल मास आ जाएगा नीचे तो। डन, कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट सिंपल डिफरेंशिएशन किया है। तो ये आ गया अपने पास v सेंटर ऑफ मास। अगर आपको पता करना है तो आप क्या कर दो, सम्मेशन कर दो ऊपर सारे पार्टिकल्स के, क्या कर दो, सम्मेशन किसका, mi मास का, और ये क्या है वेलोसिटी वेक्टर का, और नीचे क्या आ जाएगा सम्मेशन ऑफ mi, या आप नीचे तो m टोटल भी कर सकते हो। नीचे क्या कर सकते हो, नीचे तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो mi vi, और नीचे लिख सकते हो m टोटल। गेटिंग द पॉइंट। तो ये आपको कुछ मिल गया भैया, ये आपको मिला कुछ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू दिस। तो ऐसे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं, कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी आ गया। सिमिलरली अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो अपने पास में क्या आएगा, एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा मैं वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें और कर लेता हूँ। देखो यहाँ से कुछ कंक्लूजन और मिल रहा है। क्या कंक्लूजन मिल रहा है, देखना ध्यान से। यहाँ से अपने को मिला क्या, लास्ट से v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन ऑफ mi vi अपॉन m टोटल, है ना। आपको पता है mi vi क्या होता है, या मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो देखो ये m1 v1 है, तो m1 v1 mv क्या होता है, मोमेंटम। तो m1 v1 क्या है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। m2 v2 ये क्या है, मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। ये क्या है, मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल। इसका मतलब है कि आपने जब समेशन किया तो सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम किया है क्या, m इंटू वी, ये क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम्स का सम किया आपने, मतलब आपने बेसिकली ये क्या किया है, ये समेशन ऑफ मोमेंटम किया है आपने अपॉन m टोटल। ये क्या है आपके पास में, मोमेंटम्स का सम है। मोमेंटम का सम मतलब VCOM इक्वल टू ये सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम है, मतलब P1 P2 P3 इन सारे पार्टिकल्स का सम जो है, सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम है। और नीचे क्या है, m टोटल। कोई प्रॉब्लम। तो ये एक्चुअल में ऐसा है। तो ये तो आ गया आपके पास में सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम, मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, mt VCOM इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 P3। ये सारे मोमेंटम्स का क्या आ गया, टोटल मोमेंटम आ गया क्या सिस्टम का। तो ये क्या आ गया, सिस्टम का टोटल मोमेंटम। तो अगर आपको सिस्टम का टोटल मोमेंटम पता करना है तो आप सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकालिए और टोटल मास जो है सिस्टम का उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, सिस्टम का टोटल मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। ओके भैया। तो सेंटर ऑफ मास का टोटल मोमेंटम अगर पता करना तो mt इंटू वी सेंटर ऑफ मास, ये कर लेना आप। तो अब देखो अपने को 2-3 चीज़ें मिल गई यहाँ पे, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हैं। अच्छा, एक कंक्लूजन पे और पहुंच रहा हूं मैं, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे।
इससे कंक्लूजन जो मिला उसको राइट डाउन कर लीजिए एक बार। V सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आपको मिला m1 v1 प्लस m2 v2, या मैं ये ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, समेशन ऑफ mi vi अपॉन m टोटल। एक तो ये आ गया, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो वो आपके पास में आया p सिस्टम का टोटल मोमेंटम अगर आपको पता करना है तो आप m टोटल सिस्टम का और v COM ये दोनों भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दो चीज़ें तो ये मिल गई अपने को। आगे बात करें देखो टू पार्टिकल सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स टू पार्टिकल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो हम दो ऑब्जेक्ट अगर किसी सिस्टम में आ जाए तो उसके लिए डील करेंगे, तो किस तरीके से चीज़ें सिंप्लीफाई होगी उस पर बात करें। देखो दो ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ये दो टर्म आएंगे इसमें, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा देखो V COM इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा ऊपर m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे ऐसे आएगा ना, ये आएगा। तो जब टू पार्टिकल, क्योंकि अभी मैं 2-3 एग्जांपल कराऊंगा टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो टू पार्टिकल सिस्टम में अगर आपको दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी पता हो और मासेस पता हो, आप सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इजीली पता कर सकते हो, कर लोगे। वैसे मल्टीपल के लिए भी कर सकते हैं लेकिन टू पार्टिकल के लिए अभी ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कर लोगे, ओके। इसमें भी अगर मैं केस लगा दूं कि अगर m1 और m2 दोनों सेम हो जाए, अगर m1 m2 क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक चीज़ देखो p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अरे लिख सकते हैं ना, ये क्या है मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल, ये क्या है मोमेंटम सेकंड पार्टिकल, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं ओनली इसके मोमेंटम में, ओनली इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड रहूं, ऐसे ओनली मैग्नीट्यूड, तो देखो ऐसे है VCOM, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इधर सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड, नीचे देखो, नीचे तो टोटल मास है m1 प्लस m2, ऊपर क्या है p1 वेक्टर और p2 वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटीज है उनका मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2 p1 p2 cos थीटा। मतलब आपके पास में कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज है, मतलब दोनों पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है उनका रिजल्टेंट, तो वो रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। अरे कर लोगे, तो ये ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो गई, ओनली मैग्नीट्यूड कर सकते हो, ओके। इसमें भी देखो एक चीज़ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर मास जो है इक्वल हो, इफ m1 इक्वल टू m2, दोनों बॉडीज का मास मान लो m1 m2 बराबर है, वो m के इक्वल है। अगर वो m के इक्वल है तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, देखो आपका जो p1 आएगा, p1 क्या होता है m1 v1, तो m1 की जगह में m लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा mv1। सिमिलरली आपके पास में p2 क्या हो जाएगा, सिमिलरली p2 क्या हो जाएगा, p2 क्या होगा m2 v2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो ये p1 और p2 के वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या होगा, तो ये ऐसा बनेगा VCOM इक्वल टू, देखो p1 का वैल्यू ये पुट करता हूँ, p1 का वैल्यू तो mv1, तो ऊपर आएगा m स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा m स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2 p1 p2, तो ये पुट करूँगा तो ये आएगा m स्क्वायर v1 v2 cos थीटा अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2m। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा VCOM, देखो
इन सब में एम स्क्वायर कॉमन आएगा और वो एम बाहर आएगा, और वो जो m बाहर आएगा वो m से m कट जाएगा, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे, अंदर बचा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा और अपॉन 2। ये 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर 2 पार्टिकल है और दोनों का मास इक्वल है तो उनके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो सेंटर ऑफ मास के लिए डायरेक्ट। मोमेंटम की टर्म्स में अगर आपको आइडिया है, मतलब तो मोमेंटम की टर्म्स में ऐसे हो जाएगा, जब मोमेंटम की टर्म में नहीं है तो वेलोसिटी की टर्म में, तो वेलोसिटी की टर्म में ऐसे आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई शॉर्टकट ध्यान नहीं रहता है तो सिंपल तरीका, बेसिक जो रूल है, बेसिक रूल ये है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बेसिक तरीका हो गया। ये अगर पता है तो ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए आपने सेंटर ऑफ मास पता कर लिया। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास में कंक्लूजन क्या मिला इस पूरे सिस्टम का, जो अब तक पढ़ा हमने सेंटर ऑफ मास के मोशन को। एक सेकेंड, तो कंक्लूजन ये मिला कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो ऐसे पता कर सकते हैं, और टोटल सिस्टम का अगर मोमेंटम की बात करनी हो तो ये टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, और 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए ये 2 है, 2 टर्म तक आ जाएगा। इसको मोमेंटम भी बोलते हैं तो P1 P2 की टर्म्स में। अगर मैं ओनली मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ तो मैग्नीट्यूड को इस तरीके से लिखा जा सकता है, P1 P2 की टर्म्स में, P1 और P2 की टर्म्स में, और इधर क्या आएगा वेलोसिटी की टर्म्स में। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं एक्सेलरेशन पे चलता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। ये इसके पहले क्वेश्चंस करा दूँ, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। देखो क्वेश्चन करो, जैसे मान लो कि आपके पास में एक पार्टिकल है v1, एक पार्टिकल है उसका मास है आपके पास में, एक पार्टिकल है उसका मास है मान लो 2 kg, और उसका वेलोसिटी है v1, वो है मान लो 2i प्लस 3j माइनस k, ये उसका वेलोसिटी है। दूसरा पार्टिकल है m2, उसका वेलोसिटी है मान लो 4 kg, मास है 4 kg, और उसका वेलोसिटी है मान लो ऐसा है माइनस i माइनस j माइनस k। ठीक है, ये उसका वेलोसिटी आ गया। एक पार्टिकल और है मान लो m3, उसका मास है 1 kg, और उसका वेलोसिटी है v3, ये मान लो माइनस 2i प्लस j प्लस k, ये इसका वेलोसिटी है। 3 पार्टिकल है, तीनों का वेलोसिटी है। ये जो सिस्टम है जिसमें ये तीनों पार्टिकल है जिनके वेलोसिटी ये है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता करना है। तो एक तो तरीका ये सिंपल ये हो गया, VCOM m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, करेक्ट। नीचे तो टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास क्या है 1 प्लस 2 5 प्लस 7 हो गया नीचे। तो ऊपर क्या होगा m1 इंटू v1, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 4 i के प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 6j के प्लस नहीं माइनस है, ये आ जाएगा 2k के, ये टर्म मिल गया m1 v1। फिर सेकेंड टर्म m2 v2, m2 कितना है 4 kg, v2 कितना है ये है, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो ये सारे टर्म नेगेटिव आएंगे, तो ये जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4i के 4j के 4k के। आगे ये m3 v3, तो m3 ये रहा v3 ये रहा, तो m3 को v3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसा भी आएगा ये आ जाएगा 2i प्लस j प्लस k। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो देखो क्या है 4i से 4i चला गया, एक 2i बच गया ये नेगेटिव का, j में 6j, और एक ये 7j में से 4j चला गया तो ये 3j बच गया पॉजिटिव में। ये माइनस 2k, ये माइनस 4k, तो माइनस 6k प्लस k, तो माइनस 5k बच गया। तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिल गया भैया, ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ गया। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहो तो आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। ठीक है ना, ओके। तो इस तरीके से आप सेंटर, एक बेसिक क्वेश्चन करवाया मैंने इसके ऊपर, सेंटर ऑफ मास के लिए आप वेलोसिटी पता कर सकते हो। डन, आगे बढ़े। अब चलो एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। हमारा आज का टारगेट क्या था,
हमारा टारगेट ये था कि हम ये डिस्कस करें कि सेंटर ऑफ मास अगर मूव कर रहा है या कोई सिस्टम के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। अभी तक हमने डिस्कस किया कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, वो बात हो चुकी। अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन ऑफ COM। तो देखो जैसे हमने पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी कैलकुलेट किया, वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करके मतलब वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन करके हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन पता करेंगे। तो आइए भैया, जैसे मान लो आपके पास में वेलोसिटी वेक्टर है, सिंस वी नो दैट कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सेल डिफरेंशिएशन कर दूं दोनों तरफ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन के टर्म। तो डिफरेंशिएशन करो टी के रिस्पेक्ट में, इधर डिफरेंशिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में, इधर डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो नीचे वाला टर्म, जो नीट वाले हैं उनको शायद डिफरेंशिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो सुन लो ध्यान से। ये जो नीचे वाला टर्म है उनको तो ऐसे कैसे लिख दो क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है। ऊपर वाले में देखो इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो m1 तो रह जाएगा साइड में, v1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा dv1 अपॉन dt प्लस फिर आएगा m2, फिर v2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dv2 अपॉन dt। इस तरीके से चलता जाएगा, करेक्ट है। अब देखो ये चीज़ क्या बन गई, ये क्या है, ये dv अपॉन dt, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का, तो एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास का आ गया। ओके, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ये क्या है m1, ये क्या चीज़ है dv अपॉन dt, ये है एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्टिकल का प्लस एक्सेलरेशन सेकंड पार्टिकल का, ये आ जाएगा यहाँ पे और ऐसे चलता जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे, करेक्ट। तो हमने एक्सेलरेशन के बारे में ये सब कुछ मिल गया। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिला आपको, इसको आगे करते हैं। देखो ये क्या है, ACOM इक्वल टू, ये तो क्या आ गया, सारे पार्टिकल्स का सम कर लेना, तो समेशन ऑफ MI AI अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, M टोटल कर सकते हो वैसे आप चाहो तो, E आ गया। तो अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए आपको सेंटर ऑफ मास का, तो आप हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मास उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, मास उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, सबको ऐड कर दो और सारे मास से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी पता किया जा सकता है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा मैं फोर्स के बारे में एक आइडिया बताता हूँ, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक आइडिया तो ये मिल गया ना कि यहाँ तक हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर बात करें तो इसी चीज़ को हम फोर्स में भी बात कर सकते हैं। फोर्स में कैसे, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो ये फोर्स है, किसका फोर्स है, ये m1a1 मतलब फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। ये क्या m2a2 मतलब सेकेंड पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। तो ये बेसिकली क्या F1 है, ये क्या F2 है, ऐसे ही चलते जाएंगे सारे पार्टिकल्स के क्या फोर्स को ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये ऐसा है, ये क्या है, A सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे चलता जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, M टोटल, करेक्ट। अब ये चीज़ क्या है भाई, ये चीज़ क्या है, ये सारे पार्टिकल पे लगने वाला टोटल फोर्स ऑफ सिस्टम, मतलब एक सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पे सब पे लगने वाला टोटल फोर्स है। तो ये सिस्टम का टोटल फोर्स आ गया F ऑफ सिस्टम, सिस्टम पे टोटल फोर्स, ये आ गया mt और ये क्या आ गया ACOM
इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एफ ऑफ सिस्टम क्या मिला मुझे, एफ ऑफ सिस्टम मिला MTACOM, ये मिल गया। मतलब सिस्टम पे टोटल जो फोर्स लग रहा है वो क्या आ गया, मास ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से एक मोमेंटम का मिला था पहले, मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या मिला था, टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिला था। तो ये आपको एक और फॉर्मूला मिल गया। डन, इस तरीके से आ गया अपने पास में। जैसे वहां पे टू पार्टिकल सिस्टम के लिए कैलकुलेट किया था, यहां पे भी टू पार्टिकल सिस्टम के लिए और चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए देखो ऐसा है, आपको ACOM जो मिला टू पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या मिला, M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M टोटल। डन, या M1 प्लस M2 भी कर सकते हो आप। तो ये क्या मिल गया आपको, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। आप चाहो तो इसको F1 और इसको क्या बोल सकते हो आप, F2। तो ये क्या आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अपॉन टोटल मास। या मैं एक बार के लिए इसको ऐसे लिखता हूँ, M1 प्लस M2 लिख देता हूँ पर्पजली, अभी पता चल जाएगा, M1 प्लस M2। ठीक है, देखो अगर मुझे ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, अगर ACOM का ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड का मतलब ये, तो मैं अगर इस पे एरो नहीं लगाऊं, इस पे एरो नहीं लगाऊं, तो ये भी तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ही हो गया। अगर इसका ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या कर लूँ, देखो इधर क्या है, इस F1 F2 से पता करते हैं। तो नीचे तो देखो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड में नीचे वाला तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही है, क्योंकि नीचे तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नीचे वाला तो M1 M2 आ गया। ऊपर वाले F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर मतलब दो पार्टिकल्स का सिस्टम है, उस पर जो लगने वाला टोटल फोर्स है उसका नेट वैल्यू जो है रिजल्टेंट, F1 और F2 का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो F1 F2 के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ऐसा होता है। तो आपको क्या मिल गया, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल गया। ये लो, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, मतलब फोर्स की टर्म्स में, मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ तो फोर्स की टर्म्स में। और अगर फोर्स जो है, अगर दोनों पार्टिकल जो है वो सेम मास के हैं, जैसे वहाँ पे भी लिया था दोनों पार्टिकल सेम मास के थे वेलोसिटी वाले में, तो यहाँ पे अगर दोनों का मास जो है M1 M2 अगर मान लो M के इक्वल है, बराबर बराबर मास है, तो बराबर बराबर मास है, तो देखो ये भी M, ये भी M, ये भी M, ये भी M, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास क्या मिलेगा अपने को, ये M ये भी M, तो ये हो जाएगा MA1 वेक्टर और ये क्या हो जाएगा MA2 वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा नीचे MM2M हो गया। ठीक है, M कॉमन आ गया, कॉमन आके इसे M से कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, कॉमन आके जब कैंसिल आउट होगा तो ये बन जाएगा आपका ACOM इक्वल टू, देखो M कॉमन आके कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचेगा A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर और नीचे बच गया 2। तो अगर मुझे ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ओनली मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दो वेक्टर से, भले ये एक्सेलरेशनों पर है तो दो वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा अपॉन 2। ये आ गया ये अपने पास में, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन टू पार्टिकल सिस्टम के लिए कब, व्हेन इफ M1 इक्वल टू M2, दोनों का मास बराबर हो। तो ये आप अगर ठीक से देखोगे तो आप पेज पलट के देखो, आपको ये आइडिया लगेगा कि जो वेलोसिटी के लिए आपने जैसे कैलकुलेशन की है ना, सिमिलर कैलकुलेशन आपने किसके लिए की है, एक्सेलरेशन के लिए।
इसी टाइप का फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास के लिए उसमें भी मिला था वेलोसिटी वाले में। यहाँ पे v सेंटर ऑफ मास था, यहाँ पे v1 v2 था, v1 v2 था, ठीक है। यहाँ पे जो था वहाँ पे भी, वहाँ पे इसकी जगह पे क्या था, v1 v2 था। यहाँ पे जैसे फोर्स मिल रहा है आपको, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, फोर्स मिल रहा है, तो वहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या था, वहाँ पे फोर्स की जगह पे मोमेंटम था। देखो एक सेकेंड, अगर मैं ठीक से बताऊँ आपको, इस एग्जाम्पल से पहले ये जैसे किया था, यहाँ पे वेलोसिटी था सेंटर ऑफ मास का, तो यहाँ पे v1 v2, वहाँ पे क्या आ गया a1 a2, करेक्ट। यहाँ पे जैसे मोमेंटम आ रहा है, वहाँ पे क्या आ गया, फोर्स आ गया। तो इस तरीके से कुछ सिमिलरिटीज़ है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम आज की क्लास के बाद में कैलकुलेट कर पाएंगे। गॉट इट। चलो भैया आगे बढ़े, क्वेश्चंस करें। टाइम देख लेते हैं एक बार, कितना टाइम हुआ। अभी टाइम है अपने पास में, तो देखो क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे अब इसके ऊपर। तो आज की क्लास का जो थ्योरेटिकल कंक्लूजन है ना, थ्योरेटिकल कंक्लूजन वो आपको मिल गया कि v, जैसे आपके पास में पोजीशन वेक्टर का आपके पास में 2 पार्टिकल के लिए ऐसे होता था, 2 पार्टिकल, मैं 2 पार्टिकल के लिए लिख रहा हूँ ओनली। अगर 2 पार्टिकल के लिए ऐसे होता था, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर का, तो वेलोसिटी वेक्टर का क्या मिल गया आपको, बस पोजीशन वेक्टर्स की जगह क्या आ गया, इनके करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वेक्टर्स आ गए, ऐसे आ गया, ठीक है। इसमें बस एक चीज़, इसको दूसरे तरीके से और लिखा जा सकता है, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो इसको मैं मोमेंटम भी लिख सकता हूँ, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या मिल गया आपको, एक्सेलरेशन क्या मिल गया, इनकी जगह करेस्पॉन्डिंगली एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 पार्टिकल के लिए, तो ठीक है। यहाँ पर ये जो है फोर्सेस है, तो ये फोर्सेस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर पता कर सकते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जैसे मैग्नीट्यूड 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए P1 और P2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका रिजल्टेंट, ठीक है। यहाँ तक का गेम हो गया। अब कुछ एक्सेलरेशन पे बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बातें होगी। तो चलो आओ देखो एग्जाम्पल। मान लो आपके पास में एक सिस्टम है, मान लो एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है। दोनों के मासेस अपने को पता चल गया क्या है, m1 एंड m2, ओके। अब हमको क्या पता करना है, मान लो इसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास रहेगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन चाहिए। मुझे क्या करना है, ACOM पता करना है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो पता करना है, और उसका भी आप चाहो तो मैग्नीट्यूड पता कर सकते हो। अभी मैग्नीट्यूड के बारे में आगे बात कर लेंगे, लेकिन पहले अगर मैं बात करूँ तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करना है, ठीक है। करें, चलो आओ देखो, अगर मुझे इस सिस्टम की बात करनी हो तो इस सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट है, मतलब 2 पार्टिकल सिस्टम है ये। 2 पार्टिकल सिस्टम का अगर मैं बेसिक तरीके से अगर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये क्या होता है, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, यही होगा ना। अब अगर मुझे देखो m1 m2 तो पता है, जैसे हम ये जो क्वेश्चन करने वाले m1 m2 की टर्म्स में ही पता करने वाले हैं ना। m1 m2 के कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिए रखे, नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में कर लेंगे। तो m1 और m2 जो है इसके टर्म्स में पता करते हैं। तो a1 a2 क्या है, a1 a2 क्या है, इन दोनों के एक्सेलरेशन। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये सिस्टम है तो मान लो मैं ऐसे मान के चल लेता हूँ कि m2 जो है वो ज़्यादा है, m1 के कंपैरिजन में कौन सा ज़्यादा है,
m2 ज़्यादा है और ये जो सिस्टम है ये पूरा इस तरीके से मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर इस तरीके से मूव करेगा तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा और वो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। इसका जो भी एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कुछ ऐसा होगा कि एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तो दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। जैसे सपोज इसका एक्सेलरेशन आता है ए मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, ए एक्सेलरेशन आता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से और ये एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ। तो हम तो यहाँ पे दोनों में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो एक को पॉजिटिव लिखेंगे दूसरे को कैसे लिखेंगे, नेगेटिव। अरे लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो देखो मुझे A1 और A2 की तलाश है, तो A1 और A2 क्या है, इन दोनों के एक्सेलरेशंस, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो अपने को पता है कैसे, ऐसे टू ये पुली ब्लॉक सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन एटवुड मशीन से हम बचपन से जानते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स किए हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसमें m2g और इसमें क्या m1g, तो नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया इसका m2g माइनस m1g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये क्या आ गया अपने पास में, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये है। डायरेक्शन के साथ में वेक्टर फॉर्म नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी क्या बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास में आ गया, g को तो आप बाहर ले सकते हो, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये मेरे पास में क्या है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यही रहेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। अब मैं एक तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव, दूसरी तरफ की डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकता हूँ। जैसे मान लो या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँ तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव, या ऐसे कर सकता हूँ कि ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँ तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये है A2 इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, A1, तो एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। अरे समझ आ रहा है, ओके। तो ये मान लेता हूँ कि नीचे वाली डायरेक्शन को मैं क्या कर दूँ, पॉजिटिव, पॉजिटिव कर दूँ, तो ये जो A2 आएगा, A2 एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, तो अगर मैं A2 की बात करूँ तो A2 तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे मैग्नीट्यूड तो ये होगा एक्सेलरेशन का, ये है नीचे की तरफ, ये पॉजिटिव मान लेता हूँ। और A1 क्या होगा, A1 क्योंकि ऊपर की तरफ है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो नेगेटिव ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। सेम ही है लेकिन ये नेगेटिव में ले लिया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव में। ठीक है भाई, ऐसे कर दिया हमने। तो A1 A2 के वैल्यू मिल गए क्या मेरे को, क्योंकि मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए था, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए था ओनली, मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए था, तो एक को पॉजिटिव और एक को क्या ले लिया, नेगेटिव। A1 A2 के वैल्यू पुट कर दो, एक सेकंड, A1 A2 के वैल्यू पुट करो, A1 A2 के वैल्यू पुट करो भैया। देखो क्या बनता है, ACOM इक्वल टू, यहाँ पे क्या है M1, A1 क्या है, ये रहा, माइनस में है, तो माइनस M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। ये तो हो गया A1 का वैल्यू प्लस M2 इंटू A2 क्या है, ये रहा, ये क्या है, M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में ये तो LCM है M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 LCM है, नीचे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। अरे ये LCM लेंगे, इससे मल्टीप्लाई होकर ये स्क्वायर हो गया। ऊपर देखो, ऊपर इन दोनों के अंदर M2 माइनस M1G कॉमन आ रहा है, M2 माइनस M1G जो है वो कॉमन आ रहा है, इसमें बचा माइनस M1 और इसमें क्या बचा, प्लस M2, ये बचा। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, M2 माइनस M1, ये भी M2 माइनस M1, तो ऊपर बचा M2 माइनस M1 का स्क्वायर, नीचे बचा M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1, एक ही बात है,
प्लस में तो दोनों में एक ही बात है, m1 को पहले लिख दो बाद में लिख दो, ये स्क्वायर इंटू जी, ये आ गया भैया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हमने एक पुली ब्लॉक सिस्टम लिया, दोनों के एक्सेलरेशन पता किए, a1 a2 और a1 a2 के वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया अपना। बस ध्यान इतना सा रखना है कि a1 और a2 जब पुट कर रहे हो तो डायरेक्शन के साथ में पुट करो, ठीक है। ये जो वैल्यू आया इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने डायरेक्शन के साथ में पुट किया तभी एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव पुट किया, अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर ही था, क्योंकि पुली ब्लॉक सिस्टम में एक ब्लॉक जिस स्पीड से ऊपर जाएगा या जिस एक्सेलरेशन के साथ में ऊपर जाएगा, दूसरा ब्लॉक उतने ही एक्सेलरेशन के साथ में नीचे आएगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल था, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। मैंने इसमें नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, किसी के दिमाग में आया कि नहीं मैं तो ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके करना चाहता हूँ, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेना, तो उसका पॉजिटिव दूसरे वाले का नेगेटिव, वैसे भी किया जा सकता है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आंसर होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही मिल जाएगा। डन, चलिए ये आ गया अपने पास। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते हैं, आओ भैया एक क्वेश्चन और करें। मान लो आपके पास में ऐसा है, ये एंगल है 37 डिग्री और ये एंगल है 53 डिग्री। एक ब्लॉक यहाँ पे है और दूसरा ब्लॉक है यहाँ पे। अभी ब्लॉक जो है ना बीच में रखे हुए थे, ऐसे समझ लो, ये जो दोनों ब्लॉक्स थे ये यहाँ पे बीच में रखे हुए थे, इनको जस्ट रिलीज किया गया, तो ये दोनों ब्लॉक ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे। अब एक बात समझना, अगर ये दो ब्लॉक है, मान लो इसका मास है m1 और इसका मास है m2, तो दोनों ब्लॉक यहाँ पे रखे हुए हैं मान लो बीच में, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? बीच में है एक तरीके से। अगर दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लूँ तो यहाँ बीच में रखे हुए, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? यहीं पे। लेकिन अब ये भी नीचे की तरफ इधर जाएगा और ये भी इस तरफ जाएगा, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? देखो ये फर्स्ट पार्टिकल है, इसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा इधर और इसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा इधर, तो दोनों का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन अगर मिलता है तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास का भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो मैं इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करना चाहता हूँ। ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम है। इस टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करना चाहते हैं? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करना चाहते हैं। ठीक है भैया, तो मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे? m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल यही है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ऐसे मान लेता हूँ कि ये जो दोनों ब्लॉक है इनका मास जो है m1 m2 दोनों का मास क्या है? बराबर बराबर है, mm है। कितना कितना है? mm। दोनों का मास क्या है? इक्वल है। अच्छा, दोनों का मास इक्वल है, तो दोनों का मास इक्वल है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? ACOM इक्वल टू, ये भी m ये भी m ये भी m ये भी m, तो यहाँ पे 2m हो जाएगा। इधर 2m इधर m, तो m कॉमन आके यहाँ पे 2m से कैंसिल आउट होगा, तो नीचे तो बच जाएगा 2। ऊपर क्या बचेगा? a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, और नीचे 2m से m कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा? 2। करेक्ट है। अब देखो a1 और a2, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन, दोनों के एक्सेलरेशन पता करने हैं। कितना टाइम हो गया सर? 40 मिनट। ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन, दोनों के एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने हैं, तो दोनों के एक्सेलरेशन अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो अपने को क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो दोनों के एक्सेलरेशन पता करते हैं। इसका एक्सेलरेशन, आप एक चीज़ देखिए, इस पर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर इधर जो फोर्स लगता है वो लगता है आपके पास में mg साइन थीटा। थीटा कितना है? 37 डिग्री, ऐसा है, mg साइन 37। ये तो फोर्स लगता है। फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर दूँ तो एक्सेलरेशन आ जाता है क्या? ये क्या है? फोर्स है। अगर इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दूँ, मतलब इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दूँ तो m से m कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? g साइन 37, g साइन 37, इसको एक बार m हट गया यहाँ से, m हट गया, तो आपके पास में एक्सेलरेशन क्या है? g साइन 37।
जी साइन 37, जी है 10 और साइन 37 की वैल्यू क्या है, ये होता है 3/5, तो ये आपके पास में क्या आ गया 6, ये क्या मिला आपने को 6, मतलब A1 का अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो 6 आया मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में। सिमिलरली A2 की बात करूँ तो इधर जो इधर जो फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, थीटा कितना 53 डिग्री, तो mg साइन 53 और mg साइन 53 का एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो एक्सेलरेशन है साइन 53 g साइन 53, ये कितना आ जाएगा आपका, g है ये 10, साइन 53 कितना होता है 4/5, तो ये कितना हो गया 8 आ गया। मतलब ये जो एक्सेलरेशन मिला A2 वो आपको मिल गया क्या 8। इसका मतलब है इस सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट है और इसका एक्सेलरेशन इधर है 6 और इसका एक्सेलरेशन इधर कितना है 8, लेकिन ये मैग्नीट्यूड्स है, डायरेक्शन नहीं है। ये क्या है अपने पास में ओनली मैग्नीट्यूड्स, डायरेक्शन नहीं है। अगर आप ओनली इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ऐसे, ACOM, ये पता करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा अपॉन 2, ये तो कर सकते हो आप डायरेक्ट। कैसे, आपको क्या मिला, आपको ऐसे मिला कि आपके पास में ये 37 ये 53, एक पार्टिकल का वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो इधर है A1 जो कितना है 6 और दूसरे का एक्सेलरेशन इधर है जो कि कितना है 8, ये A2 है। तो दोनों एक्सेलरेशन है ये जो थीटा होता है ये क्या होता है, इन दोनों वेक्टर A1 A2 के बीच का एंगल, तो A1 और A2 के बीच का एंगल कितना, ये मतलब ये 37 ये 53, टोटल मिला के कितना हो गया 90, ये 90, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल होते हैं 180, तो ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया 90, ठीक है, ये 90 हो गया। तो A1 और A2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो A1 A2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है। A1 A2 का आपको मैग्नीट्यूड पता है तो आप ACOM पता कर सकते हो। A1 कितना 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, A2 कितना 8 का कितना हो गया 64 प्लस 2, A1 कितना है 6, ये हो गया 8 और ये हो गया cos 90 अपॉन 2। अगर ये 90 नहीं होता, कुछ और एंगल होता तो जो एंगल होता वो आ जाता है यहाँ पे, हो सकता ना ये एंगल कुछ और होते तो यहाँ पे कुछ और एंगल आ जाता, तो जो भी एंगल की वैल्यू आएगी वो एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 90 में क्या होगा, 90 में थोड़ा सा आसान हो जाता है कैलकुलेशन। आसान कैसे, cos 90 0 हो जाता तो ये टर्म तो हट गया, ये टर्म हट गया तो 36 प्लस 64 कितना हो गया 100, तो रूट हंड्रेड का कितना आएगा 10 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास मिल गया, करेक्ट, ओके। ये सेंटर ऑफ मास मिला अपने को, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल गया और उसका एक्सेलरेशन का भी क्या मिला अपने को मैग्नीट्यूड। देखो मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया ओनली, डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं की, या वेक्टर फॉर्म पता नहीं किया क्या सेंटर ऑफ मास का, मैंने ओनली क्या पता किया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सॉरी सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ओनली वो पता किया, मैंने डायरेक्शन पता नहीं की, मतलब मैंने वेक्टर फॉर्म पता नहीं किया। अगर मान लो वेक्टर फॉर्म पता करना होता तो वो पता कर सकते हैं क्या, आप सोचिए जरा, क्या आप वो पता कर सकते हो, वो भी पता किया जा सकता है। कैसे, आइडिया देता हूँ, आप कर सकते हो खुद घर से। देखो ये है 37, ये है 53, एक जो ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन है मेरे पास में पता है 6, तो इस 6 एक्सेलरेशन ये क्या A1 है, क्या इसको वेक्टर फॉर्म में पता कर सकते हो क्या, कर सकते हैं। कैसे, ऐसे कर सकते हैं, इधर 6 है तो क्या मैं इसके कंपोनेंट ले सकता हूँ क्या, ऐसे 2, 6 के 2 कंपोनेंट्स ले सकते हैं हम लोग। ये 37 है तो अगर ये 37 है तो ये देखो ये एंगल जो है ये भी 37 होगा, क्योंकि अपने पास में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, तो अगर ये 37 है तो ये भी क्या रहेगा 37। अब देखिए अगर आपके पास में ये 6 है तो 6 ये 37 मिला तो एक 6 का इधर आएगा 6 cos 37 एक कंपोनेंट, तो और एक कंपोनेंट इधर मिलेगा 6 sin 37, तो एक तो ये तो आ गया अपने पास में x कोऑर्डिनेट, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन।
तो अगर मैं A1 के कंपोनेंट्स की बात करूँ तो इधर तो आ गया 6 cos 37, 6 cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो ये हो गया 24/5 ए कंपोनेंट। नीचे की तरफ जो मिला वो 6 sin 37, sin 37 जो होता है वो 3/5 होता है, तो ये कितना मिल गया 18/5, ये मिल गया। अब इसका वेक्टर फॉर्म पता करना चाह रहे हो A1 का, तो देखो ये तो मिला 24/5, 24/5 इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है -i प्लस ये कितना है 18/5, ये किधर है -j में, ये लो ये A1 मिल गया मुझे वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली आपके पास में ये वाला जो था वो इधर जा रहा था 8 से, तो इसके भी 2 कंपोनेंट ले सकते हैं, तो आपको A2 के भी क्या मिल जाएगा कंपोनेंट लेके वेक्टर फॉर्म। तो A1 और A2 का वेक्टर फॉर्म मिल गया ना, ये वेक्टर फॉर्म आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। A1 और A2 का वेक्टर फॉर्म पुट करोगे तो आपको सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट क्या मिलेगा वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। तो पहले मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, क्योंकि जनरली ऐसी चीज़ों में मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इजीली कम टाइम कंज्यूम किए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो एग्जाम का पर क्वेश्चन जो टाइम होता है वो थोड़ा कम होता है, तो उस वजह से ये जनरली मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाता है। बाकी पूछने को अगर डायरेक्शन वाइज अगर या वेक्टर फॉर्म पूछ ले तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अभी सिखाया। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। इस पे और भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।